हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नॉलेज दिया। दोस्तों हम लोग आज देखने वाले सोशल साइंस का टॉप 40 क्वेश्चंस। दोस्तों अब आप लोगों को सोशल साइंस 3 दिन रेगुलर चलेगा, आज कल और परसों, और एग्जाम में तबाही मचा करके आओगे। बिल्कुल वीडियो पूरा देख करके जाना। और दोस्तों अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, तो बस एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू कर दो। आज हम लोग 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग एग्जाम आने की प्रबल संभावना भी है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बच्चे फंसते हैं। और सब्जेक्टिव को तो आप लोग आराम से बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव एक भी छूटना नहीं चाहिए। जहां से भी मिले वहां से कर लो। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है यहाँ पर। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है। दोस्तों भारत का जो उत्तरी मैदान है किस मृदा से बना हुआ है, तो आपको पता है नदी द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है, वो जलोढ़ मृदा होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है दोस्तों वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, क्योंकि वहां पर जो सारा मृदा नदियों से बहाकर लाई जाती है, तो उसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले आज और कल, जो आप लोग एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार क्या होता है। आयु आपको पता है दो होता है क्या, एक होता है जलोढ़ और एक होता है एक होता है पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं बांगर। जो दोस्तों नया जलोढ़ होता है ना, उसको हम लोग खादर बोलते याद रखना। ऐसे भी आ सकता है सवाल कि नया जलोढ़ को क्या बोलता है, तो नया जलोढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, खादर बोलते हैं। और पुराना जलोढ़ जो होता है उसे बोलते हैं क्या, बांगर बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। कंकर ग्रंथि मतलब कंकर किस में ज्यादा होता है, तो ऐसे याद रखिएगा ना कि जो जलोढ़ पुराना हो जाए उसमें कंकर होगा, नया जलोढ़ आएगा तो बिल्कुल फ्रेश होगा ना, उसमें कंकर पत्थर नहीं होगा। तो जो पुराना जलोढ़ हो जाता है ना, उसमें क्या हो जाता है, कंकर। तो पुराना जलोढ़ हम लोग किसको बोलते हैं, तो पुराना जलोढ़ बांगर को बोलते हैं। यहाँ देख लोग, पुराना जलोढ़ किसको बोलते हैं, बांगर को बोलते हैं। नया जलोढ़ को खादर बोलते हैं। तो किसमें कंकर होगा, पुराना जलोढ़ में, यानी पुराना जलोढ़ क्या है, बांगर है, तो बांगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गन्ने चावल गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। चार ऑप्शन है, काली, जलोढ़, लैटराइट की लाल। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों का देख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए आप लोगों का जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। किसके लिए, गन्ने के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, फसलों के लिए, इस सारे के लिए क्या जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, दलहन मतलब जितने सारे दलहन फसल है ना, इसके लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है। अगला सवाल देखिए क्या है हम लोग का, किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफी फेमस सवाल है, रेगर मृदा या रेगुर मृदा भी लिख सकता है। इसे क्या किसको बोलते हैं, तो काली मृदा जो होती है ना दोस्त, उसे हम लोग रेगुर मृदा बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, देख सकते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी की जाती है। दोस्तों सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाएगी, तो आपको पता है दोस्तों, जहां पर आप लोगों का पहाड़ी इलाका होगा वहां क्या होगा, सीढ़ीदार खेती की जाएगी। तो पहाड़ी इलाका कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका, इसलिए सही उत्तर इसका उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मिट्टी के बहाव और कटाव की प्रक्रिया क्या कहते हैं। दोस्तों मिट्टी जो बहाव होता है, कटाव होता है, इससे क्या होता है, मृदा का हानि होती है, तो इसे हम लोग मृदा अपरदन बोलेंगे, ठीक है। जहां भी मृदा का हानि होगा वो मृदा अपरदन होता है। झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है, कृषि, खनिज, जल संसाधन की मानव। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज पाया जाता है। आपको पता है कोयला का भंडार है, अभ्रक का भंडार है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर पाया जाता है। तो खनिज का भंडार है कहाँ, झारखंड में, हमारा प्यारा झारखंड। भारत में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। दोस्तों कुल क्षेत्रफल का लगभग अब 43% भाग जो है ना मैदानों के रूप में पाया जाता है। याद रखना 43% मैदानों के रूप में पाया जाता है। 43%, अरे भाई रुकना, ये 43% दोस्तों आप लोगों का मैदानों के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। दोस्तों पठारी भाग कितने परसेंट क्षेत्र पर है, तो 27% क्षेत्रफल दोस्तों पठारी भाग है, याद रखना। मैदानी भाग हो जाए 43%, पठारी भाग हो जाए 27%, याद रखना, बहुत आसान मतलब इंपॉर्टेंट है। भारत में कितना परसेंट पर्वतीय है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 30% पर्वतीय है। कितना परसेंट है, 30% पर्वतीय है। 27 हो गया, 30 हो गया और 43 हो गया, ऐसे याद रखना। 27, 30 और 43, 30 से कितना पर्वतीय, 27 से आप लोग का पठारी, ठीक है, और 43% क्या हो गया आप लोग का, ये आप लोग का हो गया मैदानी भाग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसके लिए होता है अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई की जाती है तो वहां पर भूमि क्षरण हो जाता है। जैसे अधिक सिंचाई से पानी के साथ मिट्टी बहा करके चली जाती है ना, इसलिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित, तो वहां पे दोस्तों ये अधिक सिंचाई ही है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती, तो आपको बताई दी उत्तराखंड रिपीटेड है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक मिनट यहाँ देखो, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों गुजरात तो था ही, दोस्तों गुजरात के अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हो महाराष्ट्र में भी आप लोग काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र आप लोग यहाँ काली मृदा पाई जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं चलिए दोस्तों क्या क्या है। और हाँ, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बोलना कि कौन कौन सा राज्य में, ठीक है, कौन कौन सा राज्य में काली मृदा पाई जाती है। एक बार कमेंट करके सभी लोग बोलना ताकि आप लोग को भी इजी हो जाए और इसको देख लो। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई दोस्तों? इसका सही उत्तर जो ओडिशा, ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन की औपचारिक शुरुआत जो हुई थी वो ओडिशा राज्य से हुई थी, याद रखना, ओडिशा से संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत हुई थी। और अगर कब हुआ था तो 1988 में। ये भी सवाल आ सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई, तो 1988 से हुई। और कहां से हुई? उड़ीसा से हुई। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो दोस्तों 1/3 वन हिस्सा रक्षित वन का है, याद रखना, ठीक है। 1/3 हिस्सा रक्षित वन का है। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिश्नोई जाति है। आप लोग जानते हैं बिश्नोई जाति किसके? काले हिरण के लिए रक्षा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे सलमान खान ने, आप लोग पता है कि एक हिरण को मार दिया था और बिश्नोई जाति उसके खिलाफ लड़ गए थे और कोर्ट तक सलमान खान को पहुंचा दिए थे। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? दोस्तों 20%। 20% स्तनधारी यहाँ पर लुप्त होने के कगार पर है। और अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजाति है? दोस्तों लुप्त प्रजातियां मतलब होता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिनका आपको अब नामो निशान नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है ना, एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है, पर कहीं भी पहाड़ी उल्लू का नाम नहीं लिखा, इसलिए ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से गलती है, ठीक है। 4 ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, एग्जाम में अगर आएगा दोस्तों तो ये दोनों सही हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन 4 को मार सकते हो, लेकिन ऑप्शन 4 पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि सॉरी, पहाड़ी उल्लू को नहीं मार सकते, पहाड़ी उल्लू है नहीं। एनसीईआरटी में चेता दिया है, गुलाबी सिर वाली बतख दिया है, बस इतना भी आप लोग याद रख लो कि दोनों लुप्त प्रजातियां हैं। अगला सवाल देखो, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गौतम बुद्ध का कथन है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। काला हिरण किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? दोस्तों ये संकटग्रस्त में रखा गया है, यानी इनकी जो प्रजाति इस पर संकट है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया है तो ये भी लुप्त हो जाएंगे, काला हिरण। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आप लोग का पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है, और ऐसे बहुत खतरनाक भी है। किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था? दोस्तों किस राज्य ने सबसे पहले और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था? दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य ने 1988 में सबसे पहले, और यहीं पर इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल भी बताएं भी, ठीक है, ये वाला सवाल देख सकते हो अभी आप लोगों को बताया। एक मिनट, कहाँ गया उड़ीसा वाला? हाँ, ये संयुक्त वन प्रबंधन की कहाँ शुरुआत हुई? तो 1988 में उड़ीसा में हुई थी। तो कहाँ पर औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी? उड़ीसा में। कब? 1988 में हुई थी। और सवाल घुमा कर भी दे सकता है कि प्रस्ताव रखा था तो 1988 में उड़ीसा में रखा गया था। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस आधार पर होता है? तो जन्म आधारित होता है सामाजिक विभाजन, बिल्कुल। समाज के मतलब अंदर जो हम लोग बंटवारा होता है जन्म के आधार पर ही बढ़ जाता है ना। कौन ब्राह्मण समाज में रहेगा, कौन वैश्य समाज में रहेगा, कौन शूद्र समाज में रहेगा, ठीक है, कौन किस जाति में रहेगा, कौन किस कास्ट में रहेगा, सब तो जन्म के आधार पर ही हम लोग का डिपेंड रहता है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? दोस्तों यूगोस्लाविया जो है, इसको धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से डैश, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से क्या हो जाता है? टकराते हैं, कि मिल जाते हैं, कि दूर रहते हैं, तो बिल्कुल टकराते होगा ना। जहाँ सामाजिक अंतर टकराएगा एक दूसरे से तो सामाजिक विभाजन होना बिल्कुल निश्चित है। अमेरिका में 1954 से 1968 तक कौन सा आंदोलन चला? दोस्तों वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। ये भी हो सकता है, पूछ सकता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन कब चला था? तो 1954 से 1968 तक चला था। कहां पर चला था? तो अमेरिका में चला था, याद रखना। अगला सवाल है हम लोग का, किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई गई? किस आंदोलन में दोस्तों नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई गई? तो नागरिक अधिकार आंदोलन में क्या चलाया गया कि नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था ना, काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से भाता हूं, ऐसा कुछ है ना। तो जो नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था उस और कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई थी, किसमें? नागरिक अधिकार आंदोलन में। अगला सवाल है, 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनकर लाए गए अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो उनके वंशजों को दोस्तों यहाँ क्या कहा जाता है? एफ्रो अमेरिकन या फिर अश्वेत अमेरिकी, दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड और यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीदरलैंड में किस धर्म की बहुलता है? तो दोस्तों वहाँ पर ईसाई धर्म की बहुलता है, ठीक है। आयरलैंड और नीदरलैंड में किस धर्म की बहुलता है? उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में ईसाई धर्म की बहुलता है। उत्तरी आयरलैंड और में किस समुदाय के लोग गरीब और उनसे भेदभाव होता है? दोस्तों उत्तरी आयरलैंड में यहाँ पर कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक जो है वो गरीब लोग हैं, उनसे भेदभाव होता है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है? दोस्तों ये हो जाए यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। बिल्कुल, सत्ता की साझेदारी दोस्तों कभी भी यह अस्थिरता और आपसी फूट को नहीं बढ़ाती है, क्योंकि ये तो लोगों का साथ होता है, लोग एक साथ मिलकर सब शासन मतलब सत्ता पर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चुनाव लड़ते हैं, हर एक को मौका मिलता है,
कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? तो बिल्कुल एक ही है, वन एंड ओनली न्यायपालिका हो जाएगा, वो सब पर अंकुश रखता है। 69 और 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया था, ये तो आपको बहुत बार बताया है। सत्ता में भागीदारी को आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर घटे समाज में क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में सत्ता की भागीदारी को आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सत्ता में भागीदारी होगा, लोग उसमें भाग लेंगे, तभी तो लोकतांत्रिक शासन कहलाएगा। ठीक है, जब तक लोगों का भागीदारी नहीं होगा तब तो लोकतांत्रिक कैसे होगा? ठीक है, और इसलिए दोस्तों मेनली सत्ता की भागीदारी को, सत्ता की भागीदारी मतलब क्या? सत्ता में सभी लोगों का भाग होना। अब लोग देखते हैं आपके भी गांव के कुछ लोग सत्ता में भागीदारी करता है ना, नेता वेता चुनाव लड़ते हैं। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो ये दोस्तों बेल्जियम में की गई है। आप लोगों को पता है बेल्जियम में मतलब सबसे अच्छा वहां पर व्यवस्था किया गया है। अगला देखिए क्या है, श्रीलंका में दोस्तों नहीं किया गया था। आपको पता है श्रीलंका में सिंगली भाषी को बिल्कुल मोस्ट फेमस कर दिया गया था, जबकि तमिल को दरकिनार कर दिया था। जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं होता। बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों को बराबर का मौका स्थान मिला था। बेल्जियम को एक स्वतंत्र देश कब घोषित किया गया? दोस्तों 1830 में बेल्जियम को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 39% है डच भाषा बोलने वालों की आबादी। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगलियों की आबादी कुल आबादी का कितनी परसेंट है? सिंगलियों की आबादी 274% है, याद रखना। तो ये दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चंस आप लोगों का, ठीक है, देख लो। अभी और वीडियोस आएंगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोगों का, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव मत करो, सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा, इसके बाद सब्जेक्टिव का अपलोड करूंगा। वीडियो को देखो, 3 दिन धुआंधार तैयारी करो, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, बस आपके हाथ में मेहनत है, इतना मेहनत कर लो, ठीक है, कि बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हरी वीडियो देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।